हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ऊतक। तो ऊतक के आधार पर पढ़ रहे थे कि ऊतक दो प्रकार के होते हैं पेड़ पौधों में। एक सरल ऊतक मतलब एक विभोज्य ऊतक होता है, एक स्थायी मतलब एक विभाजन करने वाला, और एक स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक विभोज्य द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है, ये एक विशिष्ट कार्य करते हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऊतक रहते हैं जो विभाजन क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और वो स्थिर हो जाते हैं, तो वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभोज्य ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। फिर आता है सरल स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। तो पहला है सरल स्थायी ऊतक। कुछ कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित हैं, ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधों की सहायता प्रदान करता है और भोजन का भंडारण करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इस ऊतकों को क्लेरेन्काइमा या हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधों को भरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एयर भरी। तो एरेन्काइमा तने और जड़ों के पैरेन्काइमा पोषण वाले करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलिनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलेपन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरेन्काइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। मतलब जो बाहरी परत होता, छिलका होता है वो। हमने नारियल के रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना होता है। इस ऊतक के कोशिका मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप पत्तों के सिराओं के तथा बीजों तथा फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होती हैं। मतलब यह ऊतक जो होते हैं पत्तों में सिरे मतलब जो कठोरता होती है उसमें उपस्थित होते हैं। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करते हैं। जो आप देख रहे हैं कि कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करती है और पौधों की पूरी तरह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिकाओं मतलब एपिडर्मिस जो होती है पौधों की सबसे बाहरी परत होती है, छिलका जो होता है उसको।
पौधों की बाह्य सतह प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतःकोशिकीय स्थान के अछिन्न परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। मतलब पत्ती की जो एपिडर्मिस ऊपरी भाग होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। और उनको दो ऐसे वृक्क के आकार की, मतलब किडनी के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रक्षी कोशिकाएं। एक कोशिका वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। जड़ों में एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। और जड़ों में जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारण उनमें बाल जैसे प्रावर्त होते हैं, उसमें बालों जैसे छोटे छोटे ऐसे प्रावर्त उभरे उभार होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है, जिससे जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे पानी को खींचने के लिए उनकी अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है, उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस क्यूटिन, मतलब मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी बाहरी सतह एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनाती है, जिससे पानी का अवशोषण कम हो सके। लेप होता है और इसका कारण सोच सकते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, जिससे पानी का बाष्पोत्सर्जन न हो सके। क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभोज ऊतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती हैं। इन छालों की मृत कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सोवरेन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। फिर आता है जटिल स्थायी ऊतक। तो हम एक प्रकार की कोशिकाओं से बने भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर चुके हैं, जो एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण स्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। वो जटिल ऊतक होते हैं तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। इन दोनों के संवाहन ऊतक भी कहते, जाइलम फ्लोएम भी एक जटिल ऊतक है, लेकिन इनको संवाहन ऊतक भी कहते, क्योंकि ये पूरे पौधे में पानी को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। मतलब जड़ों के द्वारा पानी को अवशोषित करते हैं, फिर उसके बाद उसके पूरे पेड़ पौधों में पत्तियों टहनियों तक पूरे पानी को पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन दोनों को संवाहन ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर संवाहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थायी वातावरण में रहने के अनुकूलित बनाती है। तने का एक भाग दिखाया गया। क्या यह हम संवाहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं।
जाइलम या वाहिनी का वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी होती है। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मृत होती हैं। वाहिनिका और वाहिनिकाओं की संरचना नलिकाकार, मतलब उसमें नली होती है वाहिनी, इनके द्वारा पानी और खनिज का ऊर्ध्वाधर, मतलब जड़ों से लेके ऊपर तक संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और यह किनारों की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फाइबर कुछ मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयव, चलनी नलिका, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशे से मिलकर बनी होती हैं। चलनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकती है। फ्लोएम पत्तियों में भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो फ्लोएम होता है वो जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उनको पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो जाइलम होते हैं वो सिर्फ पानी को और खनिज पदार्थों को जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से कल पढ़ेंगे अब जंतु ऊतक।